डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो है हमारा कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, और इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स जो है वो भी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द कूलम्स लॉ। तो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कूलम्स लॉ, according to the Coulomb's law, the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges। यानी कि कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं, ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमें यहाँ पे क्या बताएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे हमने ये जो चार्ज है इसको रख लिया, और पॉइंट बी पे ये हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे भी हमने एक चार्ज रख लिया। दोनों जो चार्ज हैं वो हमारे पॉइंट चार्ज हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, कि जब चार्जेस का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज लिए हैं। एक पॉइंट चार्ज जो है पॉइंट ए पे रखा हुआ है, और एक पॉइंट चार्ज जो है वो हमने पॉइंट बी पे रखा हुआ है, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, आर है। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, आर गिवन है। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। और ये जो चार्ज ए पे जो चार्ज रखा हुआ है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने ले लिया Q1, और जो बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया Q2, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लास्ट वाले एक्टिविटी में हमने देखा था कि अगर दोनों चार्ज हमारे सेम हैं, यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों अगर नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन होती है या अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं अगर हमारे पास, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के द्वारा हम इस हेल्प को फाइंड आउट कर सकते हैं कितना फोर्स जो है दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे हमने देख लिया कि पहला जो चार्ज है वो हमारा पॉइंट ए पे रखा हुआ है, दूसरा जो चार्ज है वो हमारा पॉइंट बी पे रखा हुआ है। पहले वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है, और दूसरे वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 है, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R। तो कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, हमेशा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी कि जो फोर्स है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि पहले चार्ज का जो पहले वाले पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q1, और दूसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो है Q2, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये हमें बताता है कूलम्स लॉ कि जो कूलम्स लॉ में जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, हमेशा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि उन दोनों के जो भी चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड के वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²।
और ये जो फोर्स होगा ये इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों जो चार्जेज हैं उनके बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो एक तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पहले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करता है, इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट पे वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, अगर हम मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज़ इसमें क्या दी गई है कि फोर्स इज़, इसको हम लिखेंगे फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लिखेंगे फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया। तो पहले में हमें लिखना है कि कूलम फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस जितना है उसके स्क्वेयर पे डिपेंड करता है। और स्क्वेयर पे कैसे डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है कि दो जो हमारे पॉइंट चार्जेस हैं उनको हमने दो हमारे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उनके बीच में जो भी हमारा चार्जेस है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली जो है वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये आपको याद रखनी है कि कूलम फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of two charges and coulomb force is inversely proportional to the square of the distance between them। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। तो ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। ठीक है, और फिर हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वल का जब हम साइन लगाते हैं तो राइट वाली साइड को हमें कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट है हमारा K। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो जो कूलम फोर्स बनेगा, कूलम फोर्स हमारा बनेगा F, दो चार्ज के बीच में जो भी हमारा कूलम फोर्स होता है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जहाँ पे K क्या है, K हमारा एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो और यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, K की जो वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है। SI सिस्टम में अगर हम यहाँ पे K की वैल्यू अगर हम निकालें किस में, SI सिस्टम में, तो K की वैल्यू जो है SI सिस्टम में होती है किसके बराबर, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ के बराबर। अगर हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो K जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और अगर हम CGS की बात करें तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू किसके बराबर होती है, CGS सिस्टम में K की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द वैल्यू ऑफ K ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच टू चार्जेज आर प्लेस्ड, यानी कि
ये जो चार्ज है, ये जो फोर्स है, इसकी वैल्यू उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि ये जो हमने चार्जेस हैं ये कौन से मीडियम में रखे हुए हैं। अगर हमने एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर हमने मान लो ये वाटर के अंदर रखे हुए हैं तो फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर हमने किसी और मीडियम में रखे हैं तो वो फोर्स की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये फोर्स जो है ये हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि कूलम फोर्स क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये कूलम फोर्स क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस को अगर हम थोड़ी सी दूरी पे रख दें तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। इसमें नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन आपको, यहाँ पे फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कूलम फोर्स निकालना है। ये वाला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे हमें कूलम फोर्स निकालना है, किसके बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में कूलम फोर्स निकालना है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ पे हमें दो प्रोटॉन दिए गए हैं, मान लो एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे रखा गया है, और इनके बीच के डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो इसमें फिर हम तो यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी हमारा प्रोटॉन है, यानी कि दोनों प्रोटॉन जो हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻9। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। इसके बाद अब हमें Q1 क्या है, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो पहला चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन, और हमें पता है प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर ये है हमारे पास Q2 क्या है, दूसरा प्रोटॉन। तो दूसरे प्रोटॉन की वैल्यू भी हमें पता है, सेम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -19। तो यहाँ पे हमने देखा 1/4πε0 की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 1/4πε0 की जगह, इसकी जगह हमने पुट कर दिया था 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q1 जो है प्रोटॉन का चार्ज है वो आ गया था हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -19, और दूसरा चार्ज है प्रोटॉन का वो भी आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाय r² है, और r² की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻15। ये डिस्टेंस है, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके, कैलकुलेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा 90 न्यूटन। यानी कि दो प्रोटॉन, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन रखा है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया था इतना। तो दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो भी हमारा चार्ज फोर्स आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 90 न्यूटन। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी हमें पता है, उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे प्रोटॉन के चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दूसरे प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू भी हमें पता है
वो भी सेम ही होती है 10⁻⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में हम फिर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, तो इसका स्क्वायर हमें करना है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 90 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि 90 न्यूटन से इसमें प्रोटॉन्स के बीच में जो हमारा कूलम फोर्स आएगा वो 90 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कि अगर आपके पास दो अल्फ़ा पार्टिकल हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है, तो उनके बीच में कूलम फोर्स आपको निकालना है। तो इसमें भी आप सेम फार्मूला यूज़ करोगे। सेम फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। तो Q1 जो है यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू तो हमें पता है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। तो अब हमें Q1 क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज। तो Q1 जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है, और अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है दैट इज़ द 4 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उसका अगर हम 4 टाइम्स कर लें तो वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको फिर हम जब चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 इंटू प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और दूसरे चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हम यहाँ पे कर लेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, 90 न्यूटन। इसको सॉल्व करके भी आंसर आएगा हमारा 90 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 4 टाइम्स होता है। तो इसीलिए जब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4 इंटू 1.6 एंड 4 इंटू 1.6। तो 1.6 जो है ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, और ये भी प्रोटॉन का चार्ज है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4p है और ये भी आपका 4p है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। यानी कि परमिटिविटी के डायमेंशंस इसमें आपको निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। तो हमें पता है एप्सिलॉन, यहाँ पे जो हमने देखा था कूलम फोर्स में एफ़ की जो वैल्यू होती है, कूलम फोर्स में एफ़ की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका, ये जो एप्सिलॉन नॉट है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जो हमारा फ्री स्पेस है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। अब हमें इस एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले जाएंगे और एफ़ को हम इधर ले जाएंगे। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/4π तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f, और ये हो जाएगा Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर। तो ये बच गया हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए 1/f, क्योंकि ये 1/4 तो कांस्टेंट है, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1/4 इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और राइट हैंड साइड में आ गया हमारे पास 1/f Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमें सबके डायमेंशन फॉर्मूले पता हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पुट करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आ गया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो I होता है, करंट होता है I, वो किसके बराबर होता है, Q/T। I जो होता है वो Q/T के बराबर होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, I × T। Q जो है वो किसके बराबर होता है, I × T। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, Q को हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए अगर हम लिखें तो I का क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, T। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए A × T, क्योंकि करंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो A होता है एम्पियर, और T का टाइम का हमें पता ही है वो T होता है। तो Q के लिए हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, A × T। ठीक है, तो Q के लिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, A × T। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू अपनी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपनी वैल्यू पुट करें तो ये है हमारे पास, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए हमें निकालना है Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले Q के लिए हम क्या लिखेंगे, A × T। फिर दूसरे वाले Q2 के लिए भी हम क्या लिखेंगे, A × T डिवाइड बाय, नीचे है फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, MLT-2। तो फोर्स का होता है हमारे पास MLT-2, और उसके बाद है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, तो इसको हमें M, L और T की टर्म्स में चेंज करना है। तो हमें पता है कि चार्ज के लिए, कूलाम के लिए हम क्या लिखेंगे, Q के लिए हम लिखेंगे AT, जो कि हमने करंट वाले फॉर्मूले से निकाला। तो Q की जगह हम AT पुट कर देंगे, यहाँ पे भी हमने AT पुट कर दिया, Q2 की जगह भी AT पुट कर दिया, फोर्स की जगह हमने MLT-2 पुट कर दिया, और आर स्क्वायर की जगह हमने L स्क्वायर को पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको फिर हम सबको, तो यहाँ पे इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो नीचे आ गया हमारे पास ML3T-2, नीचे की साइड आ गया हमारे पास ML3T-2, और ऊपर आ गया हमारे पास A स्क्वायर T स्क्वायर। तो जब हम सारा ऊपर ले जाएंगे तो सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आएगा हमारे पास, अगर हम M को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा M की पावर -1, L की पावर 3 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L की पावर -3, और यहाँ पे नीचे है T की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे T स्क्वायर और T की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा T की पावर 4, और A हमारे पास क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी चीज़ का SI यूनिट निकालना है या उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो आप किसका यूज़ करोगे, आप फॉर्मूले की हेल्प से जो है इसका निकालोगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कूलम फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है। तो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और राइट साइड में बाकी सारी चीज़ें ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉर व्हाट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस इज कूलम्स लॉ इज़ ट्रू, यानी कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो कितने डिस्टेंस तक जो है वो हमारा ट्रू होता है। कूलम्स लॉ इज़ ट्रू, कूलम्स लॉ जो है वो कितने डिस्टेंस तक हमारा जो है ट्रू होता है। तो कूलम्स लॉ होल्ड्स फॉर ऑल द डिस्टेंसेस ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। हमें पता है न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज़ होता है हमारा 10 की शक्ति -15 मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर जो होता है वो न्यूक्लियस का साइज़ होता है। और इतने
डिस्टेंस से ज़्यादा का जो भी डिस्टेंस होगा उस सब के लिए हमारा जो कूलम्स लॉ है वो होल्ड करेगा। तो ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर देन जितने भी डिस्टेंस होंगे उनके लिए जो कूलम्स लॉ है वो हमारा होल्ड करता है, उनके लिए हम कूलम्स लॉ के द्वारा फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 चार्ज हैं आपके पास, दोनों चार्ज की वैल्यू जो है वो 3 माइक्रोकूलम है, उनको हमने एयर में रखा हुआ है जिसके डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.30। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दैम। यानी कि 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज भी है हमारा 3 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी गई है 0.30 मीटर। और हमें क्या निकालना है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना होगा और उसमें नेचर क्या होगा। नेचर में हमें ये बताना है कि वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। पहले वाला चार्ज भी +3 माइक्रोकूलम का है, दूसरे वाला चार्ज वो भी +3 माइक्रोकूलम का है। तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा। लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस जो क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो इसमें यानी कि जो फोर्स आएगा वो हमारा कैसा आएगा रिपल्सिव आएगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो 1/4πε0 की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा आपका, इसकी जगह हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 9 × 10⁻⁹। इसके बाद पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, और माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 10⁻⁻6। माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 3 × 10⁻⁻6। और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है 3 माइक्रोकूलम, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.30 का स्क्वायर। तो इस सब को सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा 0.9 न्यूटन। तो इसको सोल्व करके हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी 0.9 न्यूटन। नेक्स्ट इसमें जो हमारा क्वेश्चन, हम इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि आपके पास 2 चार्जेस यहाँ पे गिवन है, 2 इक्वल चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, दोनों के चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 मिलीकूलम है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। दे आर अपार्ट इन ए मीडियम, एक मीडियम में वो रखे हुए हैं और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 है। जब उसमें हम अपने 2 चार्जेस रख रहे हैं, पहला चार्ज है 1 मिलीकूलम का, पहला चार्ज है 1 मिलीकूलम का, दूसरा चार्ज भी है 1 मिलीकूलम का, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच का इंटरेक्शन कितना होगा, फोर्स आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका असाइनमेंट है, ये आप क्वेश्चन मुझे आप असाइनमेंट में करके दिखाओगे। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, आपको ये बताना है रिपल्शन इज़ ए श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिपल्शन होता है वो हमारा श्योरेस्ट टेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें ये वाला करके बताओगे, क्वेश्चन नंबर 17 करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 आपको असाइनमेंट में करना है। एक कंडक्टर हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस इन द कंडक्टर, कंडक्टर के पास जो है कितने एक्सेस चार्ज हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है असाइनमेंट में। और अगला क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में करना है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल पीस सो एज टू लीव इट विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम। तो डियर स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको असाइनमेंट में करना है, क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको वीडियो देके असाइनमेंट में करके सबमिट कराने हैं। थैंक यू।